हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चैनल हैंड नोट्स मोटो पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं कि होमगार्ड के लिए कि जो सर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसका मैं कि जो कि डेली जो 100 प्रश्न सर करवाते हैं उसका मैं रिवीजन करवाता हूं। आज मेरा 8वां क्लास है। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है। क्या कर रहा है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है। तो देखिए, पहले व्यक्ति की बात कर रहा है तो पहले व्यक्ति कौन है, हमारे वी एस नायपाल है। ठीक है, कौन है, वी एस नायपाल। भारतीय मतलब कि जीतने वाले ना पहले मूल के व्यक्ति कौन है, हमारे वी एस नायपाल, जो कि साहित्य के क्षेत्र में इनको इन्हीं का है, इन ए फ्री स्टेट, इन्हीं की भी है, इन ए फ्री स्टेट। फिर मतलब कि अरुंधति राय को मिला था ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, मतलब कि 1997 में। तो ये गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए पूछेगा कि भारतीय बुकर पुरस्कार पाने वाले गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए किसको, तो अरुंधति राय है। लेकिन भारतीय पाने वाले पहले मूल के व्यक्ति कौन है, तो वी एस नायपाल है। ठीक है, कौन है, वी एस नायपाल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या करा कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन से जोड़ता है। तो देखिए, भारतीय राज्य सिक्किम को कौन सा दर्रा जोड़ेगा, वह दर्रा जो 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 सिक्किम में होगा। तो देखिए हमारा रोहताक दर्रा कहाँ है, हमारा हिमाचल प्रदेश में है। रोहताक दर्रा हमारा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। बुमलीरार दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। जोजिला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नथुला दर्रा हमारा कहाँ, सिक्किम में है। तो सिक्किम को लद्दाख से कौन, चीन से कौन जोड़ता है, हमारा सिक्किम। और लहासा जो कि चीन है ना, तो उससे जोड़ता है हमारा कौन, नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा। तो हमारा क्या हो जाएगा, नथुला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में, सिक्किम में है। ठीक है, हमें ये सब दर्रा और भी याद होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि निम्नलिखित में से एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो देखो एनडीआरएफ का पूर्ण रूप होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल। ठीक है, क्या होता है, आपदा सेवा सदैव गठन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा ए अगेंस्ट अवार्ड लिखी है ना। तो किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा ए अगेंस्ट अवार्ड लिखी है। देखिए पहला ऑप्शन है कौन, मैरी कॉम, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो देखो अनब्रेकेबल जो है कि मैरी कॉम के आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो याद रखिए कि जो कि अनब्रेक अनब्रेकेबल किसकी है, मैरी कॉम की है। युवराज सिंह की ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ए टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी, युवराज सिंह की है। उसके बाद प्लेइंग इट्स माई वे सचिन तेंदुलकर की है। तो जो बचा सानिया मिर्जा, तो सानिया मिर्जा की हमारी क्या है, एज अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो देखो गरीबी हटाओ का नारा हमारा पश्चिमी पंचवर्षीय योजना द्वारा दिया गया था ना। लेकिन हरित क्रांति की बात क्या, तो हरित क्रांति की शुरुआत हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी ना। तीसरी पंचवर्षीय कार्यकाल 1966 से 67 का प्रारंभ मतलब किया गया था। थर्ड 5 ईयर प्लान। अब विश्व में मतलब हरित क्रांति के जनक कौन, नार्मन बोरलॉन्ग। भारत में एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के जनक पूछेगा कि विश्व में कौन है, तो नार्मन बोरलॉन्ग है। और भारत में पूछेगा तो एम एस स्वामीनाथन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्या हमारा साफ दिखाई नहीं दे रहा। आप सही हो गया। क्या है कि मौद्रिक नीति समिति जिसको एम पी सी की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण को औपचारिक बनाने के लिए की गई थी। भारत में एम पी सी के कितने सदस्य हैं। तो देखिए एम पी सी के ना टोटल कितने हैं, जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एम पी सी का फुल फॉर्म कहता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता है। कितने हैं, छः है। ठीक है, कितने हैं, छः है। 3 आर बी आई होते हैं, 3 गवर्नमेंट की होता है जी ओ आई। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब कि आर बी आई की, मतलब कि आर बी आई कि आर आर बताओ, वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो 3 उसमें होते हैं आर बी आई में, 3 होते हैं जी ओ आई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो ऐसे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो एम पी सी की स्थापना मुद्रास्फीति लक्ष्यकरण को औपचारिक बनाने के लिए भारत में एम सी कितने सदस्य हैं, तो हमारे 6 हैं। नेक्स्ट क्या कहा है,
ई नाम भारत में कृषि बाजारों और एकीकृत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सुधार है। ई नाम कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो ई नाम देखिए, ई नाम क्या होता है ना, कि ई नाम हमारा क्या है ना कि जिसे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं। क्या है कि NAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बोलते हैं, जो कि फरवरी 2016 में आई थी। उसमें क्या, कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार। क्या होता है? कृषि उपज का ऑनलाइन व्यापार होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि विदेशी मुद्रा संकट से भारत को सहायता लेने के लिए मजबूर किया गया। 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण प्रदान किया? तो कहा है कि विदेशी मुद्रा संकट ने भारत को सहायता लेने के लिए मजबूर किया। 1991 के संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को ऋण प्रदान किया? तो IMF। कौन होता है? IMF होता है। तो IMF क्या होता है? मतलब 15 दिन के लिए होता है। मतलब मुद्रा मुद्रा संकट के बाद मतलब 1991 में शुरुआत की, 15 दिन के लिए होता है। $1 अरब होता है। PM थे कौन? नरसिम्हा राव। फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। LPG नीति होता है। नेक्स्ट क्या है कि मोनाजाइक रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइक रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारा इसमें कौन सा खनिज पाया? थोरियम पाया जाता है ना। मोनाजाइक रेत का कहाँ? केरल में इसका भंडार होता है थोरियम का। तो किस में कहा जाता है? मोनाजाइक रेत में तो कौन? थोरियम पाया जाता है। ठीक है ना। अभ्रक हमारा कहाँ पाया जाता है? झारखंड में, कोडरमा जी, कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। तांबा हमारे MP में कहाँ पर? राजस्थान खेतड़ी में हमारा क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। यूरेनियम क्या पाया जाता है? जादूगोड़ा, जैसे तुमला पट्टी, जादूगोड़ा के तुमला पल्ली में पाया जाता है यूरेनियम। ठीक है। तो हमारा मोनेजाइक रेत में कौन? थोरियम होता है। फिर नेक्स्ट क्या कहा है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिटेड सीमा क्या है? तो देखो, भारत में व्यवसायों के लिए भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा हमारी क्या है ना 20 लाख है। कितना है? 20 लाख है। और जो हमारा ये क्या अप्रत्यक्ष कर है, GST हमारा क्या अप्रत्यक्ष कर है, 101वां संविधान संशोधन 2016 में आया था। तो लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है। और देखिए वो पूछेगा, सेवा में पूछा है तो 20 लाख है। वही वस्तु में पूछता है ना, देखो यहाँ पे सेवा हेतु पूछा है ना, तो सेवा हेतु कितना? 20 लाख है। वस्तु में पूछता तो 40 लाख हो जाता। तो वस्तु में पूछेगा तो 40 लाख बताएंगे, सेवा में पूछेगा तो 20 लाख बताएंगे। GST 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है। एक इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो देखो हमारा इंस्टाग्राम जो है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर जो हमारा सोशल मीडिया, इसे ना नहीं कहें कि ट्विटर कंपाइन करो। तो ट्विटर कंपाइन किया जाता है तो कोई भी एग्जाम में धांधली कुछ हुआ रहता है तो उसको मतलब कैंसिल कराने के लिए कोई मतलब वैकेंसी लाने के लिए तो ट्विटर कंपेन किया जाता है। तो अभी हमारा क्या सोशल मीडिया, फेसबुक हमारा सोशल मीडिया, लेकिन गूगल हमारा सोशल मीडिया नहीं है। गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? गूगल हमारा क्या है? सर्च इंजन है। देखो गूगल हमारा सर्च इंजन है, जो कि 1998 में लैरी पेज रगोई-बिन्स ने इसका मतलब गूगल का आविष्कार किया था। ठीक है। फिर दिया क्रोशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्या? क्रोशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब है ना। क्या है? जाग्रेब। ठीक है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। फिर क्या है कि 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI गवर्नर कौन थे? देखो 1946 का मतलब कि अभी 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। विमुद्रीकरण को हम नोटबंदी बोलते हैं। तो हमारा जिसको बोलते हैं डेमोनेटाइजेशन। तो ये क्या मतलब होता है? विमुद्रीकरण जो नोटबंदी अभी तक 3 बार हो चुकी है। कब? 1946 में, 1978 में, 2016 में। 2016 में हो चुकी है। तो जब 1946 में जब पहली बार हुई थी विमुद्रीकरण, तो उस समय RBI के गवर्नर कौन थे? तो उस समय वो RBI के गवर्नर कौन थे? मतलब देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख थे पहले RBI गवर्नर। तो पहले RBI गवर्नर हमारे कौन है? CD देशमुख है। तो हमारे पहले RBI गवर्नर कौन है? CD देशमुख है। उसके बाद देखिए, जब उसमें बाद 2016 में जब हुआ था ना, तो पूछेगा कि 2016 में जब विमुद्रीकरण जब नोटबंदी होता तो उस समय RBI गवर्नर कौन थे? तो उस समय RBI गवर्नर उर्जित पटेल थे। लेकिन पूछेगा कि आप
पहले जानते कि पहले आरबीआई गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख है। तो 1946 में, 1947 में भारत उससे पहले 101 मतलब कि हो गया था। तो 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था तो उस समय में सीडी देशमुख थे, ठीक है, पहली बार। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी। तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। कब, जुलाई 2000 में घोषित की गई थी। और उसके बाद देखो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी हमारा किस में 2000 में घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी किस में, 2000 में। और राष्ट्रीय कृषि नीति भी हमारा 2000 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से CO2 गैस का सबसे बड़ा जिंक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा सिंक है। सिंक मतलब देखो क्या होता है, सोखना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने का सबसे बड़ा सिंक किसके पास है। तो देखो वन, बर्फ, चादर, घास, घास के मैदान को भी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा पूछा तो सबसे बड़ा हमारे किस में, तो महासागर में। महासागर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। तो देखो मानवाधिकार आयोग दे, तो देखो मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं, तो देखो पढ़ते हैं तो क्या है, मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुकदमा करना, सही बात है। अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो उसका उसमें मुकदमा किया जाएगा, सही बात है। किसी भी जेल का निरीक्षण करना, सही, मानवाधिकार का उसका किसी भी जेल का निरीक्षण भी किया जाता है। मानव शरीर के संरक्षण की समीक्षा करना, मानव अधिकार के संरक्षण की समीक्षा करना, ये भी सही है। फिर मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंड देना, देखिए दंड देने का अधिकार इसके पास नहीं है, दंड देने का अधिकार तो न्यायालय के पास है। तो मानवाधिकार का दंड देने का अधिकार नहीं है। NHRC 1993 में आया था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट बोलते हैं, स्टेट या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो हमारा इसको अधिकार नहीं है, तो हमारा यही वाला क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया कि भारत ने वर्ष में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों में मूल्यवान पर समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। तो किसमें किया, तो 1980 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पुलिस के सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है। तो कौन होता है सबसे सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी, कौन होता है, DGP होता है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो कौन होता है, फिर DGP होता है, उसके बाद ADGP होता है, फिर IG होता है ना, फिर उसके बाद DIG होता है, फिर SSP ISP होता है, ठीक है। तो हमें याद रखना है सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है, हमारा DGP होता है, ठीक है। उसके बाद ADGI होता है, फिर IG होता है, फिर DIG होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मार्च 2025 में आर्मेनिया ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मार्च 2025 में आर्मेनिया ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो अजरबैजान में, मार्च 2025 में। नेक्स्ट क्या, उत्तर प्रदेश वित्त निगम UPPC जिसको बोलते हैं, तो उत्तर प्रदेश वित्त UPFC, उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1954 में। तो उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी, ठीक है। हाई कोर्ट का है कानपुर में, UPFC की, जिसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। फिर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के किस जिले में तुलसी मानस मंदिर है। तो तुलसी मानस मंदिर हमारा कहाँ, वाराणसी में है ना, हाँ वाराणसी में। तो हमारा तुलसी मानस मंदिर वाराणसी में, भारत माता मंदिर वाराणसी में है, और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है ना। और उसके बाद क्या है कि हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि, तो ये सो अयोध्या में है, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि हमारा क्या पूछा, तुलसी मानस मंदिर कहाँ है हमारा, तो वाराणसी में है। फिर सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, सुशीला कार्की। कौन बनी है, सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला मतलब कि प्रधानमंत्री कौन बनी है, हमारा सुशीला कार्की। कौन बनी है, सुशीला कार्की। काठमांडू इसका क्या होती है, राजधानी होती है, मुद्रा होती है रुपया। तो क्या हो, नेपाल का काठमांडू, रुपया, सुशीला कार्की। फिर विश्व डाक दिवस 2025 कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस
तो देखो, विश्व डाक दिवस हमारा कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। और 10 अक्टूबर को हमारा क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, और एक दिन और 10 दिन 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर और विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस। फिर नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? क्या नवंबर 2025 में यूनेस्को के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नए महानिदेशक बने खालिद अल एनानी मिस्र के। खालिद अल एनानी मिस्र की स्थापना 1945 में की गई थी। हाईकोर्ट क्या है? पेरिस फ्रांस में। 44 धरोहर मराठा सैनिक परिषद। फिर क्या है? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? भ्रष्टाचार धार भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे? तो 96 है। भ्रष्टाचार में भारत क्या है? 96 है। और हाँ, फर्स्ट पे कौन है? डेनमार्क है। डेनमार्क में क्या है कि भ्रष्टाचार क्या है कि बहुत कम है डेनमार्क में ना। जारी करता हमारा कौन? ट्रांसपैसिफिक इंटर क्या होते हैं? परसेप्शन इंडेक्स। तो करेक्शन में हमारा क्या हो जाए? 96 है भारत का स्थान। ठीक है, सबसे कम करप्शन किसमें? डेनमार्क में। फिर क्या है कि जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की आखिरी पनडुब्बी एनएस वागसीर सौंप दी है? क्या है कि जनवरी 2025 में किसने भारतीय नौसेना को स्कॉर्पियन क्लास की मतलब आखिरी पनडुब्बी एनएस वागसीर सौंप दी है? तो कौन है? मझगांव डाक शिपयार्ड। कौन है? मझगांव डाक शिपयार्ड। ठीक है, क्या है? मझगांव डाक शिपयार्ड। फिर क्या है कि नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा नवंबर 2025 में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो कौन है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश हो कोलंबो, ऐसे पूरे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का तो बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश का कोलंबो। तो हमारा कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन कौन? बांग्लादेश बन गया है। ठीक है, भारतीय, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस। फिर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से स्मारक में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में देखो, अटाला मस्जिद हमारा जौनपुर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अटाला मस्जिद हमारा कहाँ है? जौनपुर में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। रूमी दरवाज़ा हमारा लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है। और जो तीर धनुष मछली का वो सब लिया गया ना राजकीय चिन्ह ना, तो उसे हमारा कहाँ से? रूमी दरवाज़ा से लिया गया। तो रूमी दरवाज़ा का हमारा उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में ही है। तो अब बीबी का मकबरा औरंगाबाद में। तो ये औरंगाबाद का कहाँ है? औरंगाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में है। तो हमारा उत्तर प्रदेश में नहीं है। कौन? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो देखो, 7वीं से का सात सूची, तो 7वीं अनुसूची में सूची के बारे में क्या है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सा आता है? देखो, पुलिस हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि हमारा क्या होता है? कृषि भी हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा हमारा संघ सूची के अंतर्गत है। और शिक्षा हमारा क्या? समवर्ती सूची के अंतर्गत है। स से शिक्षा, स से समवर्ती। शिक्षा हमारा किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य, समवर्ती। संघ में 100 विषय, आप लोग को बताया। स से संघ, 100 से 100 विषय। राज्य में 61 विषय, स से 100, स से संघ विषय। और राज्य में 61 विषय, समवर्ती सूची में 52 विषय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। भारत में आर्थिक उदारीकरण एलपीजी रिफांड कब शुरू किया गया था? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण एलपीजी रिफॉर्म कब शुरू किया गया था? तो 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण एलपीजी रिफॉर्म कब शुरू किया गया था? हमारा 1991 में। पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव थे। यह फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। जुलाई 1991 में एलपीजी नीति आई थी। ठीक है, फिर क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 और 99 शुरू की गई थी। 5 लाख तक ऋण, 4% नाबार्ड में। फिर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है, अर्थात वायरस से होता है? तो कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है हमारा? तो जीवाणु से नहीं होता कौन हमारा? देखो, टिटेनस हमारा किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है, वाय
तो हमारा हैजा क्या होता है, जीवाणु से होता है। क्षय रोग क्या, तो देखो जीवाणु से होता है। लेकिन डेंगू जो ना, डेंगू हुआ, एड्स हुआ, तो ये सब हमारा क्या होते हैं, वायरस से होते हैं ना। मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ से, टाइफाइड हमारा जीवाणु से। फिर क्या, जीरो FIR, जैसे जीरो FIR का क्या मतलब है, तो जीरो FIR क्या है, तो जीरो FIR हमारा ना क्या है, किसी भी पुलिस थाने में दर्ज FIR, चाहे घटना स्थल कहीं भी हो। देखिए मान लीजिए हम, हमारा पुलिस थाना कोई और है और हम कहीं और है, मतलब वहाँ से घटना स्थल हो गई, तो वहाँ पे हम जाके अपना शिकायत दर्ज कर रहे हैं, कहीं दूर चले गए हैं, तो वहाँ पे जाके हम अपना, तो वहाँ से तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो FIR बोलते हैं। तो किसी भी पुलिस थाने में दर्ज FIR, चाहे घटना स्थल कहीं भी हो, तो कहीं भी हो मतलब उसके बाद थाने में वहीं पे क्या करना, उसका रिपोर्ट करना, जीरो FIR कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है कि भारतीय दंड संहिता IPC की जगह अब कौन सा नया कानून लेने जा रहा है, ले चुका है। तो IPC की जगह कौन सा नया कानून आ गया, BNS आ गया। कौन आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। कौन है, पहले इंडियन पिनल कोड की जगह, जो कि IPC होता है इंडियन पिनल कोड था, तो इंडियन पिनल कोड की जगह आ गया है BNS होता है, भारतीय न्याय संहिता। 1960 में IPC आया था। नेक्स्ट क्या है, साइबर अपराध में फिशिंग क्या होता है। देखो फिशिंग क्या होता है, फिशिंग मतलब जैसे मछली को हम क्या करते हैं, फिश को क्या करते हैं, फंसाते हैं, तो वही फिशिंग क्या होता है, फंसाना। तो क्या होता है कि नकली ईमेल मैसेज भेजकर गोपनीय जानकारी चुराना, और चुरा कर मैं उसको मतलब कि फंसाना बाई ईमेल करना, तो ये हमारा क्या होता है, फिशिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी SG, जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, का गठन रूप से किसने किया, मतलब कि किसके लिए किया गया था, तो हमारा आतंकवाद विरोधी अभियान जो, तो हमारा जो NSG होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारा इनका गठन 1984 में किया गया है, तो आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या अंतर है। तो पुलिस कस्टडी में आरोपी थाने में रहता है, जुडिशियल कस्टडी में जेल में। तो देखो पुलिस कस्टडी में ना, जैसे पुलिस अगर ले जाई कस्टडी में, तो आरोपी जो थाने में रहेगा। लेकिन अगर जब जुडिशियल मतलब क्या होता है, न्याय, जब न्याय वो दे देला तो आदमी पुलिस कहाँ हो, जेल में चल जाए। जब अगर गलती पाएगा, जब न्याय होगा कि नहीं गलती किया, तो जेल में चला जाएगा। तो जुडिशियल में क्या होता है, जेल में होता है, और पुलिस कस्टडी में क्या होता है, थाने में रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नक्सलवाद। नक्सलवाद भारत के किस प्रकार के सुरक्षा खतरे के अंतर्गत आता है। तो नक्सलवाद हमारा किसके अंतर्गत, देखो बाह्य सुरक्षा, नक्सलवाद वाले, नक्सलवादी जो है वो होते हैं जिसपे इन पे क्या होता है कि कोई सरकार है, उनके द्वारा क्या होगा कि इस पे कोई अत्याचार किया गया है, तो ये क्या करते हैं ना, उस उनके प्रति क्या होते हैं, हथियार उठा लेते हैं, ये नक्सलवाद बन जाते हैं। ठीक है। तो नक्सलवाद बन जाते हैं, तो वही इसको नक्सलवाद कहते हैं। तो देखो सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा के लिए नहीं होते, आर्थिक सुरक्षा पैसे वैसे के लिए सब नहीं होते हैं। साइबर सुरक्षा मतलब नहीं, आंतरिक सुरक्षा, ये अपना आंतरिक सुरक्षा के लिए क्या होते हैं, नक्सलवाद। भारत के किस सुरक्षा खतरे के अंतर्गत आता है, तो आंतरिक सुरक्षा, जिसको मायावाद भी बोलते हैं, जो कि झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है नक्सलवाद। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मानवाधिकार आयोग के पास किस प्रकार की अदालत की शक्तियाँ होती हैं। तो मानवाधिकार आयोग के बाद ना दीवानी, जिसे सिविल बोलते हैं, तो दीवानी प्रकार की क्या होती है, अदालत की शक्तियाँ होती हैं। फिर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हमारा कौन है, गोरखपुर में है। क्या है, गोरखपुर में है। ठीक है। और न्यूनतम कौन है, मथुरा है। तो क्योंकि गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो सबसे सर्वाधिक वर्षा अगर उत्तर प्रदेश में कहीं हो रही तो कहाँ, गोरखपुर में। सबसे कम कहाँ हो रही, मथुरा में, वृंदावन। फिर देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक संरक्षण वाला जिला कौन सा है। तो यूपी की बात किया है, उत्तर प्रदेश को 2011 की जनगणना सर्वाधिक संरक्षण वाला जिला कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। कौन है, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। कितना था, 67.68% था, जो कि इतने कितना थे, पुरुष थे 77.28%, 57.18 महिलाएं थी। और सेकेंड पे कानपुर नगर है। न्यूनतम क्या है कि सबसे न्यूनतम कौन है, श्रीवस्ती। श्रीवस्ती। तो सबसे न्यूनतम कौन है, श्रीवस्ती, मतलब कि श्रावस्ती है। और उसके बाद क्या है कि सबसे मतलब कि अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्या है, 5G
तकनीक में जी का क्या अर्थ होता है? तो जी हमारा क्या होता है? जनरेशन होता है। जैसे कि 4G 5G 3G ये सब क्या होता है? जनरेशन चला है, 6G 7G। तो हमारा क्या जनरेशन है? जी का अर्थ क्या? जनरेशन। ये भी प्रश्न कई बार पूछ चुका है, जो कि आसान ही है। हाल ही में चर्चा में रहा CCA का पूर्ण रूप क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। क्या होता है सीसीए का पूर्ण रूप क्या होता है हमारा? सीसीए का पूर्ण रूप क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अयोध्या के राम मंदिर की वास्तुकला शैली कौन सी है? तो देखो अयोध्या के पास पूछा। देखो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होती है बनी है ना, सब नागर शैली में बनी है। ठीक है, एक ट्रिक जाना, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है सब नागर शैली में है, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली में है। तो देखो अयोध्या की राम मंदिर ना उत्तर भारत में नागर शैली में बनी है, और दक्षिण भारत की मंदिर जो द्रविड़ शैली में बनी है। 10 से दक्षिण, 10 से द्रविड़। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश लैंड मतलब कि लैक लॉक्ड चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है? ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है उत्तर प्रदेश को जो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ? तो हमारा कौन है? नेपाल है। म्यांमार क्या होता है? बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। बांग्लादेश में भी बंगाल की खाड़ी पड़ जाती है। पाकिस्तान में अरब सागर पड़ जाता है। लेकिन हमारा जो है ना कि नेपाल है ना, वो चारों तरफ क्या होता है? लैंड से घिरा हुआ है। किससे? लैंड से। फिर नेक्स्ट दिया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC में न्यायालयों का कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल का होता है। कितना होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ICC में न्यायालयों का कार्यकाल कितना होता है? 9 साल का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का द हेग नीदरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या क्या है? मिलान कीजिए दिवस। तो विश्व जल दिवस। देखिए विश्व जल दिवस। जल मतलब जल हमके कब चाहिए? जैसे कि हम लोग मान लीजिए किसी को 22 मरचा खिला दिए, तो 22 मरचा खिला देंगे तो कहेगा कि पानी पानी पानी, मतलब मार्तिका हो तो जल चाहिए ना। तो 22 मरचा 22 मार्च को जल दिवस। देखो पस पृथ्वी होता है, पस अप्रैल में भी आता है। तो ऐसे अप्रैल, तो 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस। तो 22 मार्च अगर याद है तो 22 अप्रैल हो गया। उसके बाद जैव विविधता दिवस 22 मई को है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को है। तो हमारा ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? मतलब जैव विविधता दिवस 22 मई को और ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ठीक है, फिर क्या है? एनीरा ऑफ डार्कनेस किसकी? शशि थरूर की। किसकी है? एनीरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? शशि थरूर की है। फिर क्या है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 ट्रेनों के बीच चली थी? तो भारत की पहली वंदे भारत की ट्रेन किन 2 ट्रेनों के स्टेशनों के बीच चली थी? तो भारत की पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है ना, को किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। 183 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। फरवरी 2019 में चली थी। फरवरी 2019 में दिल्ली से वाराणसी तक। फिर क्या है? रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करता है? तो रेड क्लिफ हाँ भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, फिर क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणराज्य का तात्पर्य मुख्य रूप से क्या है? गणराज्य का क्या अर्थ है? कि देश का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाता है। गणराज्य वही होता है ना जो रिपब्लिक होता है। पब्लिक मतलब लोगों के द्वारा, तो पब्लिक होता चाहिए। रिपब्लिक तो मतलब देश का जो प्रमुख होता है लोगों द्वारा चुना जाता है। और उसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है कि भारत में जीएसटी एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, उसको वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। आप लोग बताए थे ना कि 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू की गई थी। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में। 102वां संविधान संशोधन में क्या होता है? NCBC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 103 में क्या होता है? 103वां संविधान संशोधन EWS 10% का आरक्षण जो दिया गया था, उस किस में? 103 में है। EWS क्या 103 में? 100 में क्या हमारा? भारत और बांग्लादेश के बीच क्या? 3 बीघा कॉरिडोर। तो 3 बीघा कॉरिडोर का विवाद किसमें? भारत और बांग्लादेश 100वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो ये सब हमें क्या, हम लोग को क्या है कि याद रखना, यहाँ से पक्का प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो देखो
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद हमारा क्या नाम है? 3 सेक्शन बी। तो 3 सब ऑर्डिन में तो सेक्शन 3 कहता है हमारा 20 सेक्शन 3 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 में क्या? गिरफ्तारियों विरुद्ध संरक्षण, आप हमें किस तरह गिरफ्तार कर सकते हैं हमें पूरा जानने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 22 में। फिर नेक्स्ट क्या कहा है? भारतीय कह रहे भारतीय संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन है? तो देखो, संयुक्त बैठक तो बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की मतलब अध्यक्ष करता है। लेकिन आर्टिकल 108 के द्वारा कौन सा आहुति देता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन क्या करता है? बुलाता है। बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्ष कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो 3 बार हो चुके हैं। 3 बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, 1961 में, 1978 में, 2002 में। तो 2002 में, 1961 में, 1978 में हमारा क्या हुआ? अब तक 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। बुलाता राष्ट्रपति, अध्यक्ष कौन था? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संयुक्त ज्वाइंट सिटिंग। नेक्स्ट देखिए क्या करा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा हमारा क्या फंडामेंटल ड्यूटी जो मौलिक कर्तव्य है ना, उसको क्या हुआ कि जोड़ा गया था। अशोक मेहता समिति पंचायत से संबंधित है। नरसिम्हा समिति बैंकिंग से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति भी हमारा किससे? पंचायत से संबंधित है। 42वां संविधान 1976 के तहत स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो कि मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। ठीक है। अशोक मेहता समिति पंचायत, बलवंत राय मेहता समिति पंचायत, और उसके बाद क्या है कि और उसके नरसिम्हा समिति बैंकिंग से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? तो सिक्किम को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया था? 36वां संशोधन 1975। किसमें? 36वां संशोधन 1975। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम है। और इसे सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा ना राज्य का पुनर्दर्जा दिया गया था। फिर दिया नेक्स्ट प्रश्न कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते को निर्धारित करता है। तो हमारा दो सर्वोच्च न्यायालय जो कि सुप्रीम मतलब सुप्रीम कोर्ट होता ना है कि न्यायालयों के वेतन और भत्ते में निर्धारित कौन करता है? संसद करता है। कौन? पार्लियामेंट। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और में कौन निर्धारित करता है? तो हमारा संसद करता है। कौन करता है? संसद करता है, पार्लियामेंट करता है। सीजीआई जो होता है उसको मिलता है इतना मतलब कि 2,80,000 रुपया मिलता है प्रति माह। इसको मिलता है 2,00,000 मतलब कि 50,000। ठीक है। फिर नेक्स्ट है भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन सी एक शर्त नहीं है? देखो कौन सी ऐसी शर्त जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी ऐसी शर्त है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखो हमारा क्या होता है? जन्म से नागरिकता। देखो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। देशीकरण जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन, देशीकरण से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से नागरिकता प्राप्त करते हैं। लेकिन भूमि अधिग्रहण से हम नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कि भूमि अधिग्रहण से कि हम नागरिकता नहीं प्राप्त करते हैं, तो हमारे यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने का अधिकार देता है? तो हमारा अनुच्छेद 3 है। किसी भी राज्य में बढ़ाने या काटने छीटने का कार्य करता है। बढ़ाने या घटाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 3 देता है। फिर क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल होने वाले इलेक्टोरल कॉलेज में कौन शामिल नहीं होता है? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य क्या होते हैं? शामिल नहीं होते। देखो फिर क्या है, अब प्लासी का युद्ध 1757 किस ब्रिटिश कमांडर और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 किस ब्रिटिश कमांडर और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। फिर क्या है कि वैदिक काल में पंचाल
किस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नाम था? तो पंचाल किस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नाम था? गंगा यमुना दोआब। तो पंचाल किसके था? गंगा यमुना दोआब। क्या था? गंगा यमुना दोआब। तो कहा है कि वैदिक काल में पंचाल किस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण नाम था? तो गंगा यमुना दोआब। फिर क्या है 62, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी कोलकाता में 1984 में। तो सर विलियम जोन्स द्वारा क्या हुआ था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। जेम्स प्रिंसले द्वारा तो इलाहाबाद में प्रयाग प्रस्तुति में अभिलेख पढ़ा गया था, ठीक है ना। तो सर विलियम जोन्स द्वारा। फिर नेक्स्ट क्या है कि प्रसिद्ध अरबी लेखक अलबरूनी द्वारा निम्नलिखित में किताब उल हिंद का मुख्य विषय क्या है? तो किताब उल हिंद अलबरूनी द्वारा लिखी गई है किताब उल हिंद। तो उसका मुख्य विषय ये है ना कि भारत का भूगोल, धर्म और समाज के बारे में क्या होती है? जानकारी देती है। भारत का भूगोल, धर्म और समाज। फिर पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था और इसका महत्व क्या था? तो इसका महत्व यह था ना कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। इसका दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन हुआ था। फिर उसके बाद 1931 में इरविन समझौता हुआ था। तो हमारा वो तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, ठीक है ना। सबने अज्ञा आंदोलन की समाप्ति के लिए। तो सबने अज्ञा आंदोलन के 1931 में इरविन समझौता हुआ था। फिर 1932 में हमारा क्या पूना पैक्ट हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था दलित वर्गों के लिए संयुक्त निर्वाचन के लिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1982 के समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथिगो। कौन था? लिन लिथिगो। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का वायसराय कौन था? लिन लिथिगो था। कौन था? लिन लिथिगो था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, अगस्त 1942 में। फिर कहते हैं जीना। जीना शब्द इनमें से किस धर्म से जुड़ा हुआ है जिसका अर्थ है विजेता? तो जीन का अर्थ होता है क्या? विजेता। तो जीना शब्द किससे जुड़ा है? जैन धर्म से। किससे जुड़ा है? जैन धर्म से, ठीक है। फिर क्या है कि प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोट्टी किस साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था? तो प्रसिद्ध यात्री निकोलो डिकोटी किस साम्राज्य के शासनकाल भारत आया था? तो विजयनगर साम्राज्य में। किस में आया था? विजयनगर साम्राज्य में क्या आया था? भारत आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कि गदर पार्टी की स्थापना क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ और किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और मोहन सिंह बखना ने संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी 1913 में। 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में मोहन सिंह बखना और लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या क्या है। मराठा प्रशासन में वतनदार शब्द का क्या अर्थ था? वतनदार क्या होता है? वंशानुगतन भूमि धारण या गांव के अधिकारी। वंशानुगतन भूमि धारण या गांव के अधिकारी क्या होते हैं हमारा? तो फिर क्या है प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो रिंग ऑफ फायर हमारा किससे? जैसे कि भूकंप आता है और ज्वालामुखी, तो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनोज। तो हमारा जो भूकंप और ज्वालामुखी है ना उससे संबंधित हमारा क्या? रिंग ऑफ फायर। तो ऐसे देखो ज्वालामुखी आएगा तो फायर लेकर आएगा, अब भूकंप आएगा तो रिंग बना के आएगा, तो रिंग ऑफ फायर बोल देंगे तो भूकंप और ज्वालामुखी को, ठीक है। फिर एक दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो देश हमारा कनाडा हो जाएगा, लेकिन भारत में पूछेगा तो गुजरात हो जाएगा। तो दुनिया में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है, लेकिन सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। फिर पूछेगा कि महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो महासागरों में ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही ज्वार भाटा आता है ना। सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है कि दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी? मेरियाना खाई, मेरियाना ट्रेंच जिसको बोलते हैं। ट्रेंच मतलब क्या होता है? खाई। तो हमारा क्या होता है दुनिया की सबसे गहरी ट्रेंच कौन सी है? तो मरियाना ट्रेंच है। कौन है? मरियाना ट्रेंच, जो प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर है। सुंदरवन डेल्टा किस प्रकार के वनों का उदाहरण होता है? मैंग्रोव वन। क्या क्या?
तो सुंदर वन डेल्टा किस प्रकार के वनों का उदाहरण होता है हमारा? तो सुंदर वन डेल्टा हमारा किस प्रकार वनों का उदाहरण होता है? तो किसका? मैंग्रोव वन का। किसका? मैंग्रोव वन का। सदाबहार के उसका उष्णकटिबंधीय का। सबसे बड़ा नदी डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचारण के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो वायुमंडल की कौन सी परत होती है जो रेडियो तरंगों के संचरण, मतलब कि वही रेडियो तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है ना, महत्वपूर्ण होती है। तो हमारे देखो आयन मंडल, जिसको कि थर्मोस्फीयर बोलते हैं, तो जो हमारा आयन मंडल होता है ना, वो हमारा क्या होता है ना, रेडियो तरंगों के संरक्षण के लिए उपयोग महत्वपूर्ण होता है। सबसे निचला मतलब परत कौन सा? क्षोभ मंडल होता है। सभी मौसमी घटनाएं उसी में होती है। अथु ना सब क्षोभ मंडल में होता है। फिर मौसम साफ रहता है समताप मंडल में। उसका मध्य मंडल आयन मंडल में हमारा क्या होता है ना, रेडियो तरंगे के संचरण के लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखें, वह हवा जो दिन के दौरान समुद्र से भूमि की ओर बहती है क्या कहलाती है? तो समुद्री समीर कहलाएगी। समीर मतलब हवा होता है। तो हवा जो दिन के दौरान समुद्र से भूमि की ओर बहती है क्या कहलाती है? समुद्री समीर कहलाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य वन क्षेत्र एमपी है। कौन है? एमपी है। दूसरा हमारा अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र मतलब किसका वन है ना, क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन है? हमारा एमपी है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कि भारत की एकमात्र प्रमुख नदी कौन सी है जो पश्चिमी की ओर बहती है और ज्वारनद मुख बनाती है? तो किसमें? पूरब पश्चिम, पश्चिम की ओर बहती है, लेकिन क्या बोलते हैं? ज्वारनद मुख बनाती है। तो हमारा कौन है? देखो यहाँ से कृष्णा इधर आती है, नर्मदा गोदावरी बीच से नर्मदा नदी हमारा क्या होती है? पश्चिम की ओर बहती है और क्या बनती है? हमारा ईस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखो समानतासा, जो समानतासा न है, समानतासा याद करो। समानतासा हमारा पश्चिम की ओर बने वाली। जैसे देखो, जैसे ये हो गया साबरमती हो गया, अब माही हो गया, तापसी हो गया, नर्मदा हो गया, शरावती हो गया। तो ये सब हमारा क्या हो जाए? इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है। कौन? माही, साबरमती, तापी, शरावती। तो हमारी क्या हो जाएगी? नर्मदा आंसर हो जाएगा। फिर क्या है? यल नीनो घटना का प्रारंभिक कारण क्या है? यल नीनो घटना का प्रारंभिक कारण क्या है? यल नीनो घटना का प्रारंभिक कारण क्या है? पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना। पूर्वी प्रशांत महासागर में सतह के जल का गर्म होना, ये हमारा क्या कहती है? एल नीनो कहलाती है। ठीक है। फिर देखिए क्या है? मौद्रिक नीति समिति, जिसको एमपीसी का प्राथमिक लक्ष्य निर्भर किया गया है। तो प्राथमिक लक्ष्य निर्भर क्या किया गया? मुद्रास्फीति, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, को 40% के भीतर लक्षित करना। क्या? जब मुद्रास्फीति को 40 करें, सॉरी गाइस, 4% के भीतर, 4% से और 2% के मतलब भीतर ही क्या करना है? इसको लक्षित करना हमारा क्या होता है? एमपीसी का प्राथमिक लक्ष्य का निर्धारित है। नेक्स्ट क्या है? कि वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति के साथ साथ कम आर्थिक वृद्धि और उच्च बेरोजगारी होती है तो क्या कहलाती है? देखो आप लोग को पहले ही बता चुके, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होगी तो उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है ना, जब दोनों उच्च होगा। फिर उसका सनराइज इंडस्ट्रीज शब्द का क्या अर्थ है? तो सनराइज इंडस्ट्रीज का शब्द का अर्थ क्या है? वे उद्योग जिनमें तेजी से विकास की उच्च क्षमता है। सनराइज इंडस्ट्रीज का मतलब क्या है ना, कि वे उद्योग जो होते हैं, वो इंडस्ट्रीज जो होते हैं जिसमें तेजी से क्या होता है? विकास होता है। वह उच्च क्षमता क्या होता है? तेजी से होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या? वैधानिक तरलता अनुपात SLR का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक हिस्सा तरल संपत्ति में रखना। ठीक है। फिर दिया है शून्य आधारित बजट का तात्पर्य क्या है? शून्य आधारित बजट क्या है? शून्य आधारित बजट का तात्पर्य क्या है? हर बार बजट को शून्य से शुरू करना, पिछले वर्ष के आवंटन की अनदेखी करना।
शून्य आधारित मतलब क्या कि जो पिछला वर्ष आवंटन हुआ उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसको अनदेखी कर दे रहे हैं और हर बार क्या कर रहे हैं कि शून्य से शुरू कर रहे हैं। तो हर बार बजट को शून्य से शुरू करना, पिछले वर्ष के आवंटन की अनदेखी करना हमारा शून्य आधारित बजट कहलाता है। नेक्स्ट क्या है कि केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ब्याज प्राप्ति और लाभांश। तो केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ब्याज प्राप्तियां और लाभांश। ठीक है, फिर क्या है, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में अंतरण भुगतान ट्रांसफर पेमेंट में क्या आशय है। अर्थशास्त्र में अंतरण भुगतान में क्या आशय है, सरकार द्वारा बिना किसी उत्पादन सेवा के प्रदान किया गया भुगतान हमारा क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र में अंतरण भुगतान। अंतरण भुगतान क्या कहलाता है कि सरकार द्वारा बिना किसी उत्पादन सेवा के प्रदान किया गया भुगतान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व बैंक समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है। वर्ल्ड बैंक जो होता है हमारा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विकासशील देशों में गरीबी कम करना और विकास को बढ़ावा देना। वर्ल्ड बैंक का समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है कि विकासशील देशों में गरीबी कम करना और विकास को बढ़ावा देना, इसका क्या होता है, मुख्य उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट क्या है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से जुड़ी प्रसिद्ध समिति कौन सी है। तो देखो बैंकिंग क्षेत्र में आप लोग को बता दें कौन, नरसिम्हन समिति जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1882 में कि 1982 में, देख लीजिए हम, तो नाबार्ड नरसिम्हन समिति हो गई। ठीक है ना। रंगराजन समिति शायद गरीबी संबंधित है किससे है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि मानव, चलिए आप लोग को कंप्लीट करते हैं, समिति एक बार रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक जो HDI होता है ना हमारा, वो राष्ट्रीय मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा क्या होता है हमारा प्रकाशित किया जाता है। तो UNDP मानव राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या है, हेमीहाइड्रेट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो व्हाइट चुनी रहती है जिसे हाथ और पैर और टूट जाता है तो उस पर नहीं प्लास्टर करते हैं, तो वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो किसका होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की। फिर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट का कार्य किस सिद्धांत पर काम करता है हमारा, तो किस पास्कल का नियम काम करता है। तो पास्कल के नियम पे हमारा जो कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है ना वो काम करती है। ठीक है ना। उसके बाद देखो कि देखो ये इसके बारे में बता दें, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है, जैसे कि जहाज का मतलब कि तू चलना उसके उत्प्लावन बल आयतन पर निर्भर करते, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा तो बर्नौली का थ्योरी होता है। फिर न्यूटन का थर्ड लॉ क्या, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। फिर क्या है कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा AC को सीधे DC में बदल दिया था, रेक्टिफायर कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, डिस्टकरण कहलाता है। तो हमारा रेक्टिफायर से हम क्या करते हैं, AC को DC में बदल देते हैं। ठीक है। फिर देखो मानव शरीर में लड़ो या उड़ो प्रतिक्रिया के लिए कौन सा ग्रंथ जिम्मेदार होता है, तो हमारा एड्रिनल ग्रंथि होता है। कौन, एड्रिनल ग्लैंड होता है, अधिवृक्क ग्रंथि होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा अधिवृक्क ग्रंथि से क्या होता है, फाइट या फ्लाइट, मतलब मारो या लड़ो या उड़ो। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट दे, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो 7.0 होता है। 7 से ज़्यादा क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। रक्त का 7.4 होता है। फिर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो लैक्समीटर। क्या होता है, फोटोमीटर, लैक्समीटर का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए। सब आसान है। ठीक है ना। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो प्राकृतिक गैस का हमारा मुख्य घटक है CH4 है। क्या है, CH4 है, मीथेन है। तो प्राकृतिक गैस का हमारा मुख्य घटक कौन है, CH4 मीथेन है। ठीक है ना। फिर देखो तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल्स ऑफ स्टार किस घटना के आधारित होता था, हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन। देखो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन है, तो विवर्तन होगा नहीं, प्रकीर्णन होता है, परावर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तारों का टिमटिमाना। फिर क्या, कोशिका के लाइसोसोम्स का प्राथमिक कार्य क्या होता है, जो लाइसोसोम्स होता है उसका प्राथमिक कार्य क्या होता है, तो उसका प्राथमिक कार्य होता है अंतः कोशिकाई पाचन, अंतिकोशिकीय पाचन।
तो हमारा जो कि लाइसोसोम का प्राथमिक कार्य क्या होता है कि अंतः कोशिकीय पाचन का कार्य करता है ना। फिर नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट और लास्ट है क्या है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन सा अंग करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, हमारा राइबोसोम्स करता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस कहते हैं, केंद्रक में हमारा सब कुछ पाया जाता है। गाल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, हमारा प्रोटीन पैंकर कहते हैं, जहाँ प्रोटीन पाए जाते हैं। ऐसी को कहते हैं हम प्रोटीन पैंकर कहते हैं। और क्या कहते हैं यार, इसका बहुत नाम है गोल्गी बॉडी का, ठीक है। तो हमारा प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है कौन, हमारा राइबोसोम्स ना। प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम्स को कहते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम अपना 100 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज मेरा ये भी क्लास कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास हम कल लाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय।